हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार जांगिड़। विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे डाइसैकराइड में माल्टोस। इससे पहले हमने पढ़ा था सुक्रोज। डाइसैकराइड के अंदर एक इम्पोर्टेंट डाइसैकराइड थी सुक्रोज। आज हम माल्टोस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी डाइसैकराइड जो हमारे सिलेबस में है। तीसरी लैक्टोज पढ़ेंगे इसके बाद। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट कर दें। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। माल्टोस एक डाइसैकराइड। सुक्रोज को कैन शुगर बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये माल्ट जो होती है उसकी क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। स्टार्च पर माल्ट की क्रिया करवाई जाती है माल्टेज एंजाइम द्वारा, तो उससे ये प्राप्त होती है। स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त की जाती है। तो माल्ट शुगर भी इसको कहा जाता है। यह भी क्या है, एक डाई सैकराइड है जो स्टार्च पर माल्ट की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। स्टार्च के ऊपर माल्ट की क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है और डाइसैकराइड। इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड है सुक्रोज, लेकिन ये भी एक डाइसैकराइड है। वैसे डाइसैकराइड है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि सजीव के शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लिया जाता है, अधिक ऊर्जा उसी से प्राप्त की जाती है। वैसे ऊर्जा ज़्यादा देने वाला होता है वसा, फैट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और इसी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फैट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसे कम मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बना देता है ना, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं लिया जाता है। क्योंकि डाइस्टेज भी होना, वो डाई मतलब उसका पाचन भी होना चाहिए, तो इसीलिए वो ज़्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा जो है बढ़ जाती है रक्त के अंदर, इसीलिए उसका उपयोग कम किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ली जाती है। तो सजीवों के शरीर को ऊर्जा देने के लिए मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट ही पूरा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, लेकिन डाइसैकराइड एक सुक्रोज है, उसका ज़्यादा डाइसैकराइड में उपयोग किया जाता है। बाकी माल्टोज भी है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि माल्टोज है उसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इसे अभी पढ़ा हमने स्टार्च पर माल्ट की क्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। माल्टोज जो है ये स्टार्च मंड के आंशिक जल अपघटन प्राप्त किया जाता है। यानी कि स्टार्च मंड जो है, उस स्टार्च जो होता है, मांड जिसको बोलते हैं अपन, मांड अपनी भाषा में, तो स्टार्च मंड जो होता है ना, उसके आंशिक जल अपघटन द्वारा, यानी पूर्णतः जल अपघटन नहीं करते, क्योंकि पूर्णतः जल अपघटन करेंगे तो उससे स्टार्च से ग्लूकोज बन जाते हैं, लेकिन इसका आंशिक जल अपघटन किया जाता है, जिसके द्वारा माल्टोज प्राप्त होती है ना, स्टार्च मंड के आंशिक जल अपघटन द्वारा, इसके द्वारा ये प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि ये किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो स्टार्च का जो सूत्र होता है वो होता है ये वाला C6H10O5 होल है। ठीक है, दो आगे लगा दिया इसके। आंशिक जल अपघटन करेंगे इसका NH2O, क्योंकि ये होल है ना, इसीलिए NH2 ले लिया, जल के NO ले लिया यहाँ पे। ठीक, अब ये जो अपघटन होता है जल अपघटन, वो डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट H+ लिखा हुआ है यहाँ पे, डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में होता है, और इससे इस आंशिक जल अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होती है, माल्टोज C12H22O11, क्योंकि ये डाइसैकराइड का सूत्र होता है C12H22O11। तो ये माल्टोज प्राप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे माल्टोज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ माल्टोज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम माल्टोज की। तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक, ये इसका अणुसूत्र होता है, क्योंकि डाइसैकराइड का अणुसूत्र यही होता है। यह जो है ना सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफ़ेद, क्योंकि शर्करा ने चीनी की बात करी है तो उसी टाइप में ये होती है। तो सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है। कभी आपने चावल जैसे बनते हैं उसके बाद में जो उसका पानी होता है, देखो कभी देखना, उसमें वाइट वाइट कलर का होता है, हाँ वो स्टार्च मंड उसमें जो होता है माल्टोज टाइप में वो होती है। तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस माल्टोज होता है। जल में विलय, जल में घुलता है, ये जल में विलय होता है। एल्कोहल और ईथर जो होते हैं, एल्कोहल और ईथर, इनके अंदर विलय होता है, नहीं घुलता है, यानी कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलता है सिंपली।
एल्कोहल और ईथर कार्बनिक विलायक है, इसलिए इनके अंदर नहीं घुलता है। जल में क्या होता है, ये घुलता है यानी विलय होता है। तो ये डाइसैक्राइड है, ये इनमें जल में विलय और एल्कोहल और ईथर में अविलय डाइसैक्राइड। इसका जो गलनांक होता है वो होता है 160 से 165 डिग्री सेल्सियस, ये इसका गलनांक होता है। यह एक अपचायक शर्करा, जबकि हमने सुक्रोज में क्या पढ़ा था, सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा, जबकि हम माल्टोज में पढ़ रहे हैं कि अपचायक शर्करा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों समावयवी हैं या दोनों जो डाइसैक्राइड में जो दोनों मोनोसैक्राइड्स हैं, दो इकाइयां हैं मोनोसैक्राइड्स की, वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी थी, लेकिन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, यानी कि एक का जो कार्बोनिल समूह है वो फ्री रहता है टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का अपचयन करने के लिए। इसीलिए यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी कि पीपीएल के को दाईं ओर घुमाता है और परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, जबकि सुक्रोज नहीं दर्शा रहा था, हमने पहले पढ़ा था। लेकिन ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी पीपीएल के को दाईं ओर घुमाएगा और परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन भी दर्शाएगा, यानी कि इसका ध्रुवण घूर्णन है वो जो विशिष्ट घूर्णन है उससे समय के साथ घटेगा या बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं माल्टोज की स्ट्रक्चर, संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, माल्टोज की संरचना। तो वही बात है, इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। माल्टोज है डाइसैक्राइड है, इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। इसके जल अपघटन से 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की मोनोसैक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की मोनोसैक्राइड इकाइयां, इन 2 मोनोसैक्राइड इकाइयां होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 मोनोसैक्राइड इकाइयां इसमें जुड़ी हुई होती है। ये प्राप्त होती है जल अपघटन से। एग्जाम्पल देखो, ये है C12H22O11 जल अपघटन करवाया, जैसे सुक्रोज का करवाया था, डाइल्यूट H प्लस की उपस्थिति में C6H12O6, 2 यहाँ इसके आगे लगा क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये प्राप्त होते हैं इसके जल अपघटन से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज की संरचना में एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C1 कार्बन और दूसरे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C4 कार्बन, देखो दूसरे का C4 कार्बन, पहले का क्या C1 कार्बन, दूसरे का C4 कार्बन, आपस में कौन सा बंध होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध जो मैंने आपको सुक्रोज में बताया था, 2 OH समूह आपस में जुड़ करके एक H2 अणु निकालेंगे, O के साथ में बंध बना लेंगे, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहेंगे। तो दोनों अल्फा ग्लूकोज जो हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो हैं, उनमें एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का तो C1 कार्बन और दूसरे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में इस बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इसकी ये स्ट्रक्चर है। देखिए ये यहाँ पे ये एग्जांपल है इसकी संरचना का, ये स्ट्रक्चर इसकी ये बनी है। देखो सबसे पहले 6 कार्बन है इसमें, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और छठवां ये रहा। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। क्योंकि माल्टोज हो या कोई भी हो, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन है, C6H12O6, तो ग्लूकोज की संरचना में तो यही होगा, लेकिन 2 इकाइयां आपस में जुड़ रही तो माल्टोज बन रहा है। तो C12H22 हो गया ना, तो इसका मतलब 2 ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ रही हैं, लेकिन एक जल का अणु निकल रहा है, इसीलिए C12H22 हो गया, वो 11 रह गया, वरना 24 और 12 होना चाहिए था, लेकिन 11 रह जाता है, एक जल का अणु निकल जाता है। और देखो यहाँ पे ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाता है OO के बीच में। अब देखो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बोला था आपको 2 ग्लूकोज की इकाइयों में, तो ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो COH मैंने बताया, जब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ी थी हमने, तो पहले और दूसरे कार्बन पे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, पहले और दूसरे कार्बन पे OH समूह जो है एक ही तरफ होंगे, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर पहले कार्बन पे OH बाईं तरफ हो जाए तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, लेकिन ये दोनों क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां। तो देखो ये ग्लूकोज है पूरा, ठीक है। अब इसका पहला कार्बन ये हो गया, ये इसकी ये चक्रीय संरचना थी, देखो ये रही 5वें कार्बन और पहले कार्बन के द्वारा हेमी एसिटेल, जिससे एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एक बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये तो चक्रीय संरचना। अब इसका देखो ये चौथा कार्बन ये है, ठीक, देखो ऊपर से गिनेंगे आप 1 2 3 और चौथा कार्बन ये, इस चौथे कार्बन का OH और इस वाले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के पहले कार्बन का OH, देखो ये पहला कार्बन है, इसका इधर OH, देखिए जैसे ये OH है तो इसका भी इधर OH है, वो OH और इस चौथे कार्बन को OH आपस में H2O का निष्कासन कर लेते हैं और H2O निकल जाएगा, देखो OH और OH ये हो गए।
अब यहाँ पे एक का पूरा ओ एच और एक का एच, तो ओ ही तो बच जाएगा, ओ के साथ में देखो ये बंध बनाएगा, तो ऐसे H2O का निष्कासन कर लेगा ये, और ये O के साथ में यहाँ पे जुड़ गया, इसे ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं, ये रहा। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक, तो इसका कौन सा, ये तो चौथा कार्बन और इसका पहला कार्बन, ये दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये थोड़ा टेढ़ा करके देखना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध ये बन गए। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये होगी माल्टोज की संरचना। ठीक है, अब हम बात करते हैं माल्टोज की हावर्थ संरचना की। हावर्थ संरचना इंपॉर्टेंट है, हावर्थ संरचना इंपॉर्टेंट, ठीक है सभी की, क्योंकि 2021 में हावर्थ संरचना पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं कार्बोहाइड्रेट्स में से। अगर आएगा तो क्वेश्चन हावर्थ संरचना में से ही बचा हुआ है, तो हो सकता है अब की बार वो ही आ जाए। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसी में, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है, ये 3 नंबर का पार्ट आएगा और बहुत 3 मार्क्स का है ये, और बहुत लंबा पार्ट है, इसलिए इसमें प्रोटीन भी पूरा रह जाता है। हो सकता है प्रोटीन में से तीनों क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है न्यूक्लिक अम्ल में से आ जाए, हो सकता है कि एंजाइम और हार्मोन्स में से अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अब की बार कि हावर्थ संरचना में से, क्योंकि 2 साल हो गए 2019 और 2020 में कोई हावर्थ संरचना में से क्वेश्चन नहीं आया, और शायद 18 में भी, तो इसकी बार हो सकता है कि अब की बार हावर्थ संरचना में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, अगर आएगा तो 100% हावर्थ संरचना में से आने की संभावना है। तो हावर्थ संरचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसकी हावर्थ संरचना माल्टोज की। अगर हम माल्टोज की हावर्थ संरचना में देखें तो चक्रीय संरचना पहले देखें इसकी, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बना हुआ है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयाँ, और कौन से बंध द्वारा जुड़ी हुई है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी हुई है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, तो देखो माल्टोज की हावर्थ संरचना में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की दोनों जो इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है, और वो कौन सा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। देखो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की, यहाँ पे ये देखिए दोनों की एक ही जैसी होगी, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, फिर तीसरे कार्बन पे OH उल्ट बाई तरफ हो जाता है, फिर चौथे पे HOH, फिर पांचवें पे O जो है वो बंध बनाने में काम आ रहा है, चक्रीय संरचना बनाने में काम आ रहा है, छठा वो जो है CH2OH वो बाहर है। तो ये आपको बताया था मैंने, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज की हावर्थ संरचना याद करोगे, सारी आगे जो संरचना है इसी के टाइप की, क्योंकि इन्हीं की हावर्थ संरचनाओं से बस केवल ग्लाइकोसाइडिक बंध आपको जोड़ते रहना है, बस 1,4 से है या 1,2 से है या 1,6 है, जो भी है ये ग्लाइकोसाइडिक बंध आपको जोड़ते रहना है, बस वो आपस में इकाइयाँ जोड़ दो, संरचनाएं बाकी सेम, वो याद रख अच्छी तरह से कर लो। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की हावर्थ संरचना और फ्रैक्टोज की हावर्थ संरचना, इन दोनों की हावर्थ संरचना अच्छी तरह से याद करोगे, आगे बढ़े अपने आप हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, इसका ये पहला कार्बन होगा यहाँ पे, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, इसकी संरचना आपको बता रखी है HOH। देखो ये वाला, ये ऐसे कैसे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये OH जो है इसका पहले कार्बन का ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में काम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये H ऊपर लिखा हुआ है, आगे नहीं दिखाया गया, आगे ग्लाइकोसाइडिक बंध दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये भी हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका देखो ये तो चौथा कार्बन हो गया इसका, और ये इसका पहला कार्बन हो गया इसका, ये दोनों आपस में OH जो है ना H2 निष्कासन कर दिया और एक ग्लाइकोसाइडिक बंध बना दिया। और इस वाले बंध को देखो, इसका पहला इसका चौथा, तो इसको बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। देखो ये लिखा हुआ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसके द्वारा ये आपस में जुड़ेंगे, किसकी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की दोनों इकाइयाँ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये इसकी हावर्थ संरचना होगी, इसीलिए ना ये 1,4 देखो इसका चौथा कार्बन, अब इसके पहले कार्बन पे तो था एल्डिहाइड समूह, कार्बोनिल समूह, तो यहाँ पे देखो ये OH, ये फिर ये टॉलरेंट कर्व फेलिंग मिलियन का ऑप्शन कर सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल सकता है, H बच जाएगा, तो इसीलिए ये टॉलरेंट कर्व फेलिंग मिलियन का ऑप्शन करेगा, इसीलिए ये क्या है, एक अपचायक शर्करा भी है, बताया था आपको, तो ये अपचायक शर्करा, तो इस प्रकार से हो गया माल्टोज। ठीक है, अब इसके बाद में जो थर्ड डाइसैकराइड है वो है लैक्टोज, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे, अगले वीडियो में लैक्टोज लेके आएंगे और डाइसैकराइड लैक्टोज के साथ खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में पॉलीसैकराइड्स। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।